हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको स्वाध्याय कृति बताने वाला हूं, चैप्टर नंबर 9 रीढ़ की हड्डी का। तो शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हर चैप्टर में करते हैं, माने शब्द संसार से। तो शब्द संसार में तख्त, तख्त का मतलब होता है लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। लकड़ी की जो बड़ी सी चौकी रहती है उसको हम लोग तख्त बोलते हैं गाँवों में। तश्तरी, तश्तरी मतलब छोटी थाली। खखारना मतलब खांसना, गला साफ करना, सबको मालूम है। तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ मतलब शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार। अब तकल्लुफ़ मतलब तकलीफ़ भी कभी कभी होता है कि आप लोगों ने इतनी तकल्लुफ़ क्यों उठाई। आपको कोई तकल्लुफ़ तो नहीं हुई। तो शब्द संसार। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्वाध्याय कृति। स्वाध्याय कृति में सबसे पहले हम लोगों को पूछा है राम स्वरूप और उमा। राम स्वरूप और उमा के बीच में क्या रिलेशन था। तो आप लोगों को रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राम स्वरूप उसके पिता थे, उमा उसकी बेटी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, युवती, राम स्वरूप, उमा के पिता। तो पिता बेटी, इनका रिलेशन क्या हो गया, पिता और बेटी का। अब दूसरा पति पत्नी। राम स्वरूप पति और उनकी पत्नी का नाम क्या था। इवन आई हैव फॉरगॉट, आई हैव टू चेक। प्रेमा था आई थिंक। जी हाँ, प्रेमा और ये राम स्वरूप। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, प्रेमा और राम स्वरूप। शंकर और गोपाल प्रसाद, ये दोनों क्या थे, पिता पुत्र। बाप बेटा मत लिखना, ये हिंदी वर्ड नहीं होता है उतना खास, जमता नहीं है। नौकर मालिक, नौकर कौन था, नौकर था रतन। रतन और राम स्वरूप नौकर और मालिक थे। रतन और राम स्वरूप क्या थे, नौकर और मालिक। आइए चेक करते हैं व्यवसायिक शिक्षा के नाम। तो व्यवसायिक शिक्षा के नाम आप लोग वकील और मेडिकल लिख सकते हैं। वकील और एक मेडिकल। अब यहाँ पे पूछा है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त मतलब कि इस चैप्टर में 2 वाद्यों के नाम आए हैं। कौन कौन सा आया है, एक सितार, एक हारमोनियम। और दोस्तों, अगर आप सिर्फ स्वाध्याय देख रहे हैं इस चैप्टर का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ें ज़रूर। मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट हिंदी चेक करें, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसलिए नहीं कि मेरे वीडियो को प्रमोशन मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है पूरे हिंदी सिलेबस का। गोपाल प्रसाद के दृष्टि में बहू ऐसी हो, मतलब गोपाल प्रसाद कैसी बहू चाहते थे, ज़्यादा शिक्षित ना हो, सिलाई बुनाई में एक्सपर्ट हो, खूबसूरत हो, चश्मा ना पहनती हो, ऐसी बहू वो चाहते थे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहली, खूबसूरत हो। दूसरी विशेषता, सिलाई पुराई जानती हो। सिलाई पुराई जानती हो, ये दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है, अधिक पढ़ी लिखी ना हो। अधिक पढ़ी लिखी ना हो। और चौथा है, चश्मा ना पहनती हो। चश्मा ना पहनती हो, ऐसी बहू वो चाहते थे। बट चारों खूबियाँ उमा के अंदर थी, तीनों खूबियाँ थी। उमा खूबसूरत थी, सिलाई पुराई जानती थी, दो चीज़ें तो मीट कर गई। अधिक पढ़ी लिखी ना हो, ये इच्छा उनकी नहीं पूरी हो पाई बिकॉज उमा बहुत पढ़ी लिखी थी। चश्मा ना पहनती हो, बट उसको चश्मा पहनना पड़ा था बिकॉज बहुत ही स्कॉलर थी वो और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, तो दिन रात पढ़ती थी। बाप बेटे चौंक उठे। बाप बेटे अब क्यों चौंक उठे थे, उसका हम लोगों को यहाँ पे कारण लिखना है। तो उन्होंने जब उमा के आँखों पर रिम वाला चश्मा देखा, उस समय वो चौंक उठे थे। दूसरा है, उमा को चश्मा लगा। उमा को क्यों चश्मा लगा था, क्योंकि कुछ दिनों से उसके सर में दर्द हो रहा था। तो पिछले महीने क्योंकि उमा की आंखों में दर्द होने लगा था, इसलिए उसे चश्मा पहनना पड़ा। राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। अब क्यों कहा था, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे लोगों को कि उनकी बेटी वादन करना जानती है और उनको बजाना भी वो अच्छे से जानती है, दिखाना चाहते थे। फिर चौथा है, उमा को गुस्सा आया, क्योंकि नाप तोल करके उमा की बेइज्जती की जा रही थी, इसलिए उमा को वहाँ पे गुस्सा आया।
क्रुदंत बनाइए। क्रुदंत आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो क्रुदंत मतलब क्या होता है कि वो क्वालिटी को जो अपनाया हुआ रहता है उसको हम लोग क्रुदंत बोलते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ाई कौन करता है? पढ़ाकू। समझना, चीज़ों को कौन समझ सकता है? समझदार। सीना, सी कौन सकता है? सीने वाला। चाहना, चाह कौन रख सकता है? चाहत। तो इसको हम लोग क्रुदंत बोलते हैं। चाहने वाला भी आप लोग लिखेंगे तो भी चलेगा इसमें। शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। शब्द युग्म आप लोग जानते होंगे कि एक डैश रहता है और आगे पीछे 2 वर्ड रहते हैं, तो उसको हम लोग शब्द युग्म बोलते हैं। तो पढ़े लिखे यहाँ पे आ जाएगा। फिर सभा सम्मेलन, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा सादा, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिली थी। और अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है कि सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिक का विश्लेषण करके लिखिए। मतलब आप लोगों ने कहीं ऐसा अंधविश्वास देखा है, इमेजिन किया है, तो आप लोग वहाँ पे लिखिए। आइए। मेरी दादी बड़ी अंधविश्वासी हैं। उनका मानना था कि कोई घर से बाहर जा रहा हो और उसे छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। ऐसा उनका मानना था। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है और ज़्यादातर ये दादी परदादी, नानी परनानी, ऐसे लोगों की ही मान्यताएं होती हैं। किसी के बाहर जाते समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने वाले को रोक देती थी। घर से सभी लोगों को उनकी इस आदत से परेशान थे। घर के सभी लोग उनकी इस आदत से परेशान थे, क्योंकि भाई अभी बाहर जा रहा हूँ मैं अपने स्कूल और लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी, तभी मुझे छींक आ गई और दादी ने कहा छींक आ गई रुक, और स्कूल के लिए मैं ज़्यादा लेट हो गया, जाकर मुझे मुर्गा बनना पड़ा। भाई इससे अच्छा कुछ और हो जाता, मुर्गा बनना पड़ा, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। तो लोग परेशान हो गए थे उनकी इस आदत से। एक बार मेरे भाई का इंटरव्यू था, उसको बाहर जाना था, बट उसकी किस्मत ख़राब थी कि उसको जाते समय छींक आ गई। और इंटरव्यू किसके लिए था? सर्वश्रेष्ठ स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए था। सोचिए, सर्वश्रेष्ठ स्कूल मतलब एक नंबर 1 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के लिए साक्षात्कार। इतना बड़ा मौका। भाई ने काफ़ी दिनों से तैयारी की थी और वो इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे देखना पड़े। और मुझे खांसी जुकाम था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे ज़ोर ज़ोर से छींक आने लगी। मतलब कि भाई नहीं, मुझे छींक आ गई थी और जुकाम के कारण आई थी। और चूंकि मुझे उनके बाहर जाते समय ही छींक आने लगी, इसके वजह से उनका बहुत ही ज़रूरी इंटरव्यू छूट गया, क्योंकि दादी ने उन्हें रोक दिया, जाने नहीं दिया। और फिर मैंने दादी को समझाया कि दादी ये एक स्वाभाविक क्रिया है। और मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि घर के सभी लोगों को दुख हुआ, बिकॉज़ इतना बड़ा इंटरव्यू था और सिर्फ एक छींक के कारण दादी ने रोक दिया। सोचिए, दुख से ज़्यादा तो उन लोगों को दादी पर गुस्सा आया होगा। तो मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुकाम होने पर नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसने साइंस 2 पढ़ा दिया है, तो आप लोग ये प्रोसेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ आप लोग इतना बोल दें कि एक स्वाभाविक क्रिया है। और छींक आना तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके कारण छींक आती रहती है। आप लोग इनको ज़्यादा सीरियस ना लें, बट इसने एक्सप्लेन किया है तो पढ़ लेते हैं। नाक में मौजूद नर्व सेल इसका संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इसकी प्रक्रिया में चेहरे, गले और छाती के मांसपेशियों को सक्रिय कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकालकर बाहरी कणों को बाहर फेंक देते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं उनको बाहर फेंकने के लिए हमें छींक आती है, और यही क्रिया छींक होती है। दादी को भी भाई के इंटरव्यू का अफसोस था कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, कितनी बड़ी इसको नौकरी मिल जाती, हमारे अच्छे दिन आ जाते। और उन्हें धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ दिया। और आदत को भी तब वह इंसान तभी छोड़ता है जब कोई बड़ी घटना हो जाए, बड़ा घाटा हो जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घाटा हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी इस आदत को छोड़ दिया। कोई छोटी मोटी बात होती तो शायद ही वो अपनी इस आदत को छोड़ती। तो पूरा रिलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा स्वामत है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ठेस चैप्टर का स्वाध्याय सॉल्व करेंगे।